हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश कर चुके हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हो रहा है और बाकी कंपनी जैसे कि पुर्तगालियों के बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था और बाद में फिर क्या हुआ, 1759 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बेदरा के युद्ध में क्या किया, डचों को पराजित कर दिया और पराजित कर देने के बाद यहाँ से डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। और वहाँ पर एक बार फिर क्या होता है कि 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और बाद में एक मान्यता प्राप्त फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मुसलेपट्टनम में स्थापित करता है। उसके बाद 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई। यानी जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे वह समुद्र के मार्ग से होते हुए आए थे और भारत के तीन तरफ यानी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व तीन तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। वह बाहर समुद्र के मार्ग से इंडिया के तीनों चारों तरफ वह सोच रहा था कि मैं अपना अधिकार, मैं अपना वर्चस्व बड़ा कर लूँ। यही करने में वो क्या हुआ कि वह बंगाल पहुँचे, दक्षिण के रास्ते पूरब की ओर से बंगाल की खाड़ी में पहुँचे। वहीं पर हम लोग आज पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य कैसे स्थापित होता है। यहाँ पर जो घटना होती है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मार्मिक है। भारतीय राजवाड़े जब आपस में छोटे छोटे बातों को लेकर के लड़ते रहते थे, जिस कारण से इसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। आइए एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं और इस बात को समझते हैं। यह घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मार्मिक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक एक करके क्षेत्रीय रियासतों का गठन होने लगा, जिसमें एक बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। क्या हुआ, जब मुगलों में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो योग्य सेनानायक या योग्य राजा ना होने के कारण धीरे धीरे स्थिति क्या हुआ, पतन की ओर अग्रसर हो गया। योग्य राजा ना होने के कारण क्या हुआ, क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे रियासतों का क्या हुआ, गठन होने लगा, जिसमें से एक क्या था, बंगाल राज्य का संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खां था। 1722 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने अपने राजधानी को ढाका से स्थानांतरित कर कहाँ पर ले गया, मुर्शिदाबाद लेते गया। 1727 ईस्वी में क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शुजाउद्दौला नहीं, याद रखिएगा, शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बन गया। इसके बाद क्या होता है, इसके शासनकाल में बिहार को सैद्धांतिक रूप से बंगाल में शामिल कर लिया गया और बिहार का जो उप सूबेदार है उस किसको बना दिया गया, अलवर्दी खां को। ये नाम याद रखना है, उप सूबेदार किसे बना दिया गया, अलवर्दी खां को। अलवर्दी खां के शासनकाल में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1751 ईस्वी में बंगाल, यानी अब जो बिहार है वह बंगाल का हिस्सा है, बंगाल लिखने का मतलब यही है, पर आक्रमण किया और अलवर्दी खां को सरदेशमुखी कर देने के लिए बाध्य कर दिया। अलवर्दी खां के ही शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए पोर्ट विलियम का घेराबंदी कर लिया। क्या हुआ कि अलवर्दी खां को मराठा क्या किया था कि सरदेशमुखी कर देने के लिए बाध्य किया था। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस चाल को समझ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर्दी खां को थोड़ा सपोर्ट किया और कहा कि आप जो मराठा को 10 सरदेशमुखी कर देंगे यह आपको नहीं देना पड़ेगा, कुछ हमारा काम कर दीजिए और हम आपको सेना में मदद कर देंगे। बात बन गई और मराठा को सरदेशमुखी कर देना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से अलवर्दी खां ने क्या किया, बंद कर दिया। उसके बाद 1756 ईस्वी में क्या हुआ कि अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। ठीक है, सिराजुद्दौला का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, यह याद रखिएगा। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला
बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना ब्लैक होल घटना थी। सिराजुद्दौला को इसी ब्लैक होल की घटना से याद किया जाता है। ये ब्लैक होल घटना होता क्या है? कहता है कि ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज को एक तंग कोठरी, यानी एक छोटी कोठरी, तंग कोठरी का मतलब छोटी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन जब उसे खोला गया तो 146 में से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित थे और शेष की मृत्यु हो गई थी। 23 व्यक्ति जीवित थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। उस जीवित व्यक्ति में एक कौन थे? ब्लैक हॉलवेल थे। हॉलवेल जिन्होंने इस घटना का बयां किया था, वह आधिकारिक रूप से उस व्यक्ति का नाम क्या था? हॉलवेल। उसमें से एक व्यक्ति हॉलवेल थे। जब इस घटना की जानकारी दक्षिण भारत पहुंची तो वहां पर कौन सेनापति थे? क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव जिसको बोलते हैं। अपनी एक सेना जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ने के लिए रखा था, उसको कहाँ भेज दिया? बंगाल भेज दिया। इस सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने संभाला, उसको वहाँ भेज दिया। और वहाँ पर नेतृत्व किसने संभाला? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के 2 विश्वासी अधिकारी, लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीतिक चाल चला और क्या किया कि बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था, उसका 2 अधिकारी, बहुत विश्वसनीय अधिकारी को अपने पक्ष में ले लिया। वो 2 अधिकारी कौन थे? राय दुर्लभ और मीर जाफर। राय दुर्लभ कोषाध्यक्ष थे, यानी कोष के अध्यक्ष जो खजाने का मालिक होता है, और मीर जाफर सेना प्रधान थे, प्रधान सेनापति थे। अब सोचिए, जिसकी सेना का प्रधान दूसरे में मिल जाए, विरोधियों में मिल जाए, शत्रुओं के साथ मिल जाए, जो कोष है, कोष का मतलब धन दौलत खजाने का मालिक, जो कोष का मालिक है, वह दुश्मनों के साथ मिल जाए तो क्या आप युद्ध लड़ पाएंगे? आपके पास कोष ही नहीं है, आपके पास सेना ही नहीं है, तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? 2 चीज़ को लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? अपने पक्ष में मिला लिया। उसके बाद क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 1757 ईस्वी में। यहाँ पर ईस्वी लिखा हुआ नहीं है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता है। और यह प्लासी का जो युद्ध होता है ना, यह सिर्फ एक औपचारिक युद्ध होता है, क्योंकि कोषाध्यक्ष और सेना नायक दोनों अंग्रेजों के साथ ही मिला हुआ था। तो इस प्लासी के युद्ध में मीर जाफर और राय दुर्लभ के कारण क्या होता है? अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। यदि ये दोनों गद्दार ना होते तो अंग्रेजों की जीत ना होती और भारत का परिदृश्य दूसरा होता। हमारे लोगों ने बहुत 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 बड़ी बड़ी गलतियां की है, जिस कारण से हमें गुलामी की जंजीर से जकड़े रहना पड़ा। अंग्रेज के समर्थन से बंगाल का अगला नवाब, अब चूंकि अंग्रेज जीत गया तो अंग्रेज अपना समर्थन जिसको देगा वही नवाब बनेगा। तो मीर जाफर जो सेना नायक थे, उसको बंगाल का अगला नवाब बनाया। नवाब बनते ही मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल में स्थित 24 परगना क्षेत्र इनाम में दे दिया और साथ ही 1,77,00,000 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार स्वरूप दे दिया। जिसको इतना रुपया बिना कुछ किए उपहार स्वरूप मिल जाए, वो क्या नहीं कर लेगा। ये आज की बात नहीं, 1757 की बात है, जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद अंग्रेजों की चाल मीर जाफर को समझ में आ गया। अंग्रेजों के अनुकूल काम नहीं किया तो 1760 ईस्वी में क्या किया? मीर जाफर को अपदस्थ कर दिया, हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेजों की गतिविधि को मीर कासिम बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित कर लिया और उन्होंने एक निर्णय लिया कि मुझे अंग्रेज़ों से अच्छी तरह लड़ाई करनी होगी और यदि अंग्रेज़ों से लड़ना होगा तो हमारे पास हथियार, गोला बारूद, बंदूक आधुनिक स्तर पर होना चाहिए और अधिक संख्या में होना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। उसके बाद मीर कासिम में मुंगेर में एक बंदूक फैक्ट्री स्थापित की। यह बंदूक फैक्ट्री मुंगेर में आज भी स्थित है। भागलपुर के पश्चिम में मुंगेर जिला स्थित है। बंदूक फैक्ट्री स्थापित करवाई और दस्तक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दस्तक का उपयोग अंग्रेजों को करने के लिए आदेश था,
अंग्रेज़ों को इस बात के लिए मना कर दिया गया कि आप दस्तक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में अपदस्थ कर दिया। मीर कासिम को ऐसा हरकत करते देख अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर कासिम को हटाकर एक बार पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। ऐसी स्थिति में मीर कासिम अवध के नवाब, अब क्या हुआ कि मीर जाफ़र को फिर से जब बंगाल का नवाब बना दिया तो मीर कासिम ने, चूँकि मीर कासिम बहुत तेज़ दिमाग के थे और यह अंग्रेज़ों की चाल से वाकिफ़ हो गए थे, अंग्रेज़ों की कूटनीतिक से यह अच्छी तरह से अवगत हो गए थे। इन्होंने एक रणनीति बनाई। रणनीति हालांकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। इसके बावजूद भी इस रणनीति को जीत नहीं पाए। क्या क्या हुआ उसको समझते हैं। ऐसी स्थिति में मीर कासिम ने क्या किया कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा और शुजाउद्दौला के दरबार में उनकी मुलाकात किनसे हुई? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। 3 लोग हो गए, एक हो गए मीर कासिम, एक हो गए अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा हो गए मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों व्यक्ति ने एक साजिश के तहत अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक गठबंधन बनाया और भारतीय सेना बंगाल पर आक्रमण के लिए अवध से चला। और बिहार का जो क्षेत्र है, यूपी और बिहार जो वर्तमान में अलग अलग क्षेत्र है, वह बक्सर के पास एक नदी है, उसी तट पर भारतीय सेना और बंगाल की सेना आमने सामने हुई। यह दिन 22 अक्टूबर 1764 का था। यही युद्ध भारत के लिए निर्णायक सिद्ध होना था और इस युद्ध के पराजय के बाद भारत की दुर्गति यहीं से प्रारंभ होती है। 1764 ईस्वी में जब अवध की सेना और मुग़ल बादशाह की सेना, मीर कासिम तीनों एक साथ मिलकर युद्ध लड़े, इसके बावजूद भी ब्रिटिश सेना के सामने भारतीय सेना की हार हुई। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने। ये याद रखिएगा कि बक्सर युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने। 1765 ईस्वी में इस युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया तथा उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हार गया तो हार जाने के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। यही युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है, इस युद्ध के हार जाने के बाद अंग्रेज भारत के भीतर, भारत के अंदर प्रवेश कर गए थे। अब अंग्रेज़ों को भारत के किसी भी राजवाड़े राजा से डर नहीं था, भय नहीं था। वो यहाँ पर अपना अधिकार जमाने के लिए स्वतंत्र हो चुके थे। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। 1775 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब पद को भी समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेज किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपना दबाव औरों पर, दूसरों पर डालकर अपना अधिकार चलाने के लिए सीख चुका था। यानी बंगाल में जो नवाब का पद था उसे समाप्त कर दिया था। भारत पर अधिकार करना कब से प्रारंभ हो जाता है? वो यही दिन है 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, भारत के लिए दुर्भाग्य का युद्ध, बक्सर का युद्ध। आइए कुछ ट्रिक्स को देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 18वीं सदी की लड़ाई जो थी वह प्रमुख लड़ाई, 3 लड़ाइयाँ थी। एक प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसिस और अंग्रेज के बीच होता है और इसमें फ्रांसिस क्या होता है? पराजित हो जाता है। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। यह युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, तो इस तीनों युद्ध को हम लोग याद रखें क्योंकि यह 18वीं सदी की 3 प्रमुख युद्ध है, 3 प्रमुख लड़ाई है। 18वीं सदी की प्रमुख लड़ाई, इसमें बोलते हैं 57 प्लास 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया है। 57 प्लास से 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया। बहुत लोगों को ट्रिक पसंद ना भी आता है, लेकिन आप यकीन माने तो यह ट्रिक बहुत ही कारगर होता है। आप 1-2 बार इसे सुन लीजिए। जब आप टेस्ट देंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस ट्रिक से जब आपका प्रश्न हल हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं, यह ट्रिक
बहुत कारगर है। मुझे प्रारंभ में खुद यह ट्रिक पसंद नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जाम के अनुभव से इस ट्रिक से काफ़ी मदद लिए और मैं इस ट्रिक को आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर है 57 प्लस से 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया। 57 प्लस का मतलब हुआ 1757। सारी घटना 18वीं सदी की है। 18वीं सदी का मतलब हुआ 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच की घटना। जब 1800 आप पार कर जाएंगे तो वह 19वीं सदी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 1757 ईस्वी में 57 प्लस है, यानी 57 में प्लासी का युद्ध होता है। यह प्लासी का युद्ध अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है। यह बांडीवास का युद्ध जो होता है फ्रांसिस और अंग्रेज के बीच होती है और इसमें फ्रांसिस पराजित हो जाता है। 61 बार पानी पिलाया है, तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। और जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। कब होता है? 1761 ईस्वी में। तो इस प्रकार से मराठों की पराजय हो जाती है। आइए, यहाँ पर दूसरा ट्रिक है 64 बक्सा 74 रुहेल 95 निजाम अब खुदरा भेल। आपको ध्यान से सुनना है। 64 बक्सा 74 रुहेल 95 निजाम अब खुदरा भेल। 64 बक्सा 74 रुहेल 95 निजाम अब खुदरा भेल। इसको समझिए। 64 बक्सा यानी 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह भी 18वीं सदी की लड़ाई है। हेडिंग है 18वीं सदी की लड़ाई। तो 64 का मतलब हुआ 1764 ईस्वी। बक्सा मतलब बक्सर का युद्ध। बक्सा मतलब बक्सर का युद्ध। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया था। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने सिर्फ मीर कासिम को नहीं हराया था, बल्कि अवध के नवाब को भी हराया था और मुग़ल बादशाह को भी हराया था। तीनों की सेना को एक साथ हराया था। 1774 74 रुहेल यानी 1774 में रोहेला का युद्ध हुआ था। इसमें मुग़लों से स्वतंत्र हो गया था। फिर है 95 निजाम अब खुदरा भेल। 1795 ईस्वी में क्या होता है? खुर्दरा का युद्ध होता है। खुदरा का मतलब क्या हुआ? खुर्दा एक जगह का नाम है। उस जगह पर युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं खुर्दरा का युद्ध। इसमें निजाम की पराजय हो गई थी। खुर्दरा के युद्ध में क्या था? निजाम की पराजय हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा। एक 57 प्लस से 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया, और दूसरा है 64 बक्सा 74 रुहेल 95 निजाम अब खुदरा भेल। यानी यह निजाम जो है, यहाँ से निजाम की पराजय होती है और निजाम समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य और बंगाल से भीतर इंडिया के अंदरूनी भाग में अंग्रेज़ों का प्रवेश हम लोग आज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो होगा ब्रिटिश भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।